Hello friends, welcome to our course of the retail management, and today we will discuss about retail maths. In this video, we will cover what is a retail math. In this video, DSR, it means daily sales report, average basket size, average bill size, conversion ratio, then after margin and growth. So without getting late, let's begin start the lecture. तो आज का टॉपिक हमारा रिटेल मैथ्स का रहने वाला है। इसमें कोई प्रॉपर मैथ्स नहीं रहने वाला, बट थोड़ा सा बेसिक कैलकुलेशन रहेगा रिगार्डिंग रिटेल मैथ्स के। तो चालू करते हैं आगे। तो रिटेल मैथ्स क्या है? तो अंडरस्टैंडिंग द एसेंशियल कैलकुलेशन रिक्वायर टू मॉनिटर स्टोर एंड परफॉर्मेंस एंड अचीव योर सेल्स टारगेट इफिशियंसी। जो रिटेल स्टोर है, जो रिटेल मैथ्स है, वो अपने जो रिटेल मैथ्स है वो अपने को हेल्प करता है मॉनिटर करने में। जो स्टोर का परफॉर्मेंस है, ये जो स्टोर का परफॉर्मेंस है, जो स्टोर का परफॉर्मेंस रहे जो स्टोर का परफॉर्मेंस है, फिर जो अचीव योर सेल्स टारगेट, जो अपने जो सेल्स टारगेट अचीव करने वाले, इन सब में क्या हेल्पफुल रहेगा ये रिटेल मैथ्स। ठीक है, तो इसमें पहले बात करते हैं द इम्पोर्टेंस ऑफ डेली सेल्स रिपोर्ट। सबसे पहले हम टॉपिक लेंगे डीएसआर का। डीएसआर मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट। फुल फॉर्म क्या याद रखना डीएसआर का? डेली सेल्स रिपोर्ट, जिसमें परफॉर्मेंस ट्रैकिंग। तो एवरी रिटेल स्टोर मेंटेन अ डेली सेल्स रिपोर्ट विच highlight the performance of the store and help in monitors सेल्स प्रोग्रेस टूवर्ड टारगेट। ये जो डीएसआर है वो हेल्प करता है, डे बाय डे का सेल्स दिखता है कि आज टोटल कितना सेल्स हुआ, कौन सी कैटेगरी का ज़्यादा सेल हुआ, कौन सी ब्रांड ज़्यादा हुई। सपोज एफएमसीजी का ज़्यादा हुआ, ग्रोसरी सेक्शन का ज़्यादा हुआ, या क्रॉकरी सेक्शन ज़्यादा हुआ, कौन सा सेल मतलब कि फैशन आउटलेट ज़्यादा हुआ। ये डीएसआर ट्रैक करता है डे बाय डे कि आज कितना सेल्स हुआ। Continuous improvement. It is a critical to update the daily sales report every day to track store performance accurately and identify area requiring efforts to improve result. अपने जो डीएसआर है वो डेली सेल्स रिपोर्ट क्या करता है, अपने मॉनिटर करता है कि कौन सा जो सेक्शन है या तो कौन सा डिपार्टमेंट है जो ज़्यादा सेल कर रहा है। जो डिपार्टमेंट या जो सेक्शन कम सेल कर रहा है वो उसको ट्रैक करते हैं हम, फिर उस डिपार्टमेंट का जो प्रोडक्ट है उसको सेल करने के लिए हम नई नई स्ट्रेटेजी या तो डिस्काउंट या तो प्रमोशन हम अप्लाई करते हैं या कैंपेन चलाते हैं। तो डीएसआर क्या करता है, हमको हेल्प करता है कि कौन सा प्रोडक्ट है या तो कौन सा सेक्शन ज़्यादा अर्न कर रहा है, कौन सा प्रोडक्ट या तो कौन सा सेक्शन है जिसमें कम सेलिंग हो रही है। तो डीएसआर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट। ठीक है। अब डीएसआर से मालूम पड़ गया कि डेली का सेल्स रिपोर्ट। ठीक है, डीएसआर मतलब क्या है, जो डेली स्टोर है जो कितना सेल कर रहा है, मतलब कि अब फुटफॉल भी पता चल जाता है कि डेली डीएसआर मतलब कि स्टोर है जो हर डे कितना सेल कर रहा है, वीकेंड में कितना सेल कर रहा है, मंथली कितना सेल कर रहा है, ये डीएसआर के अंदर आ जाता है। अब दूसरा टॉपिक क्या है हमारा, एवरेज बिल साइज। तो एवरेज बिल साइज मतलब क्या है मालूम है? द द एवरेज अमाउंट ऑफ परचेस डन बाय अ कस्टमर इन अ पर्टिकुलर रिटेल स्टोर। जो कस्टमर का जो एक बिल है वो कितने का बना, एवरेज बिल साइज, जो बिल का जो अमाउंट है वो कितना है, उसको क्या बोलते हैं, एवरेज बिल साइज। तो हाउ टू इंक्रीज, ये हाँ इसको इंक्रीज कैसे होता है? तो फोकस ऑन सेलिंग हाई प्राइस प्रोडक्ट एंड इनकरेज मोर आइटम पर ट्रांजेक्शन। हम क्या करते हैं, कस्टमर को इंक्रेज सेल करते हैं हाई प्राइस वैल्यू वाली, और कस्टमर को इंकरेज करते हैं कि कस्टमर एक बिल के अंदर एक से ज़्यादा आइटम में खरीदे, मतलब कि पर ट्रांजेक्शन एक से ज़्यादा आइटम या प्रोडक्ट परचेस करे, और वो भी कैसी, हाई वैल्यूएबल प्रोडक्ट या हाई वैल्यूएबल प्राइस वाली। इसका भी एक फॉर्मूला, एवरेज बिल साइज का फॉर्मूला क्या है पता है? जो भी डीएसआर मतलब कि आज का जो टोटल सेल हुआ है, आज का जो भी टोटल सेल हुआ है उसको हम डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ बिल से। किससे? टोटल सेल कितना हुआ है उसको हम डिवाइड किससे करेंगे, नंबर ऑफ सेल से। सपोज आज हमारा 10 लाख का सपोज हमारा वो सेल हुआ है, तो हम उसको डिवाइड करेंगे। आज हमारे सपोज बिल बने 1000, ठीक है। 1000 बने तो ये निकल गई है 33। मतलब कि ये जो पर बिल साइज कितनी आई पता है? जो पर बिल की साइज कितनी आई, 1000 रुपीज़। पर बिल की साइज कितनी आई, 1000। मतलब कि जो कस्टमर ने जो परचेस किया है तो एक बिल की साइज 1000 रुपीज़, ये एवरेज फॉर्मूला। तो इसमें एक मैंने एग्जांपल भी लिया है। इफ स्टोर अर्न 15,000 इन वन डे, अगर कोई स्टोर है जो एक दिन में 50,000 अर्न कर रहा है विथ 200 बिल, जो 200 बिल के साथ, तो 15,000 डिवाइड बाय 200, तो जो पर बिल की अमाउंट कितनी निकली, 250। कितनी, 250। मतलब कि क्या हुआ, ईच कस्टमर स्पेंड 250 ऑन एवरेज। मतलब कि जो कोई एक कस्टमर है उसने 250 रुपीज़ का बिल बनाया है, इसका क्या हुआ, एवरेज बिल साइज। अगर ये एवरेज बिल साइज बढ़ता है
तो इसका मतलब क्या है, हमारा सेल अल्टीमेटली बढ़ रहा है। तो हमारा जो टारगेट क्या रहता है एवरेज बिल साइज़ का, कि कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्ट परचेस करे। हमारा अल्टीमेटली स्टोर का क्या है, जो बिल साइज़ है वो इंक्रीज़ होना चाहिए, ठीक है। अगर एवरेज बिल साइज़ डाउन हो रहा है, इसका मतलब क्या है, हमारा सेल क्या है, लो जा रहा है, हमारा सेल क्या है, लो हो रहा है। तो टारगेट क्या रहेगा कि हमारा एवरेज बिल साइज़ क्या हो, बढ़े, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट क्या है, एवरेज बास्केट साइज क्या है, दूसरा पॉइंट एवरेज बास्केट साइज। इसकी डेफिनेशन क्या है, द एवरेज नंबर ऑफ प्रोडक्ट ब्रिंग सोल्ड इन ईच बिल एट अ रिटेल स्टोर। मतलब कि हाँ, वो एवरेज बिल साइज में से क्या था कि एक बिल की साइज कितनी है। जैसे कि हमने दो एग्जांपल लिए, जैसे कि एक बिल की साइज 1000 वाली थी और एक बिल की साइज 250 रुपीज़ ली थी, ठीक है। अब इसमें क्या है कि कस्टमर एक बिल में कितनी प्रोडक्ट परचेस करा है। सपोज कोई एक बिल में 10 प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, कोई एक बिल में 50 प्रोडक्ट परचेस कर रहा है, तो उसका एक एवरेज निकालना है कि एक कस्टमर एक बिल में कितना प्रोडक्ट बना रहा है, मतलब एक एवरेज बास्केट साइज, इसको क्या बोलते हैं, एवरेज बास्केट साइज। तो इम्प्रूवमेंट स्ट्रेटेजी, पहले तो इसका पहले फॉर्मूला देख लो। तो एवरेज बास्केट साइज का फॉर्मूला क्या है कि टोटल क्वांटिटी सोल्ड, जो हमने टोटल क्वांटिटी सोल्ड की है, जो हमने जो टोटल क्वांटिटी सोल्ड की है, ठीक है, उसको क्या करेंगे हम, नंबर ऑफ बिल से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। क्या, नंबर ऑफ बिल से डिवाइड करेंगे। जैसे कि आज हमने स्टोर में 2000 आइटम है, वो हमने क्या करी, सोल्ड करी, पर डे हमने 2000 आइटम सोल्ड करी, और आज टोटल बिल्स कितने लगे, 400 लगे। तो 2000 डिवाइड बाई 400, मतलब कि हमने क्या किया, पर आइटम हमने कितनी, मतलब कि जो पर बिल हमने कितनी, 5 आइटम है, हमने क्या किया, बिल बनाया, मतलब कि पर आइटम 5 आइटम पर बिल, क्या हुआ, 5 आइटम पर बिल। अगर ये क्या है, टोटल आइटम में भी अगर 5 से हमारे 10th हो रही है, इसका मतलब क्या है, हमारा हमारा एवरेज बास्केट साइज भी क्या हो रहा है, गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है। जिससे क्या अल्टीमेटली स्टोर का परफॉर्मेंस बताता है। अगर स्टोर का ये 5 आइटम है, ये 5 से 4 होता है, तो अल्टीमेटली क्या है, सेल डाउन जा रही है। बट हमारा टारगेट क्या रहेगा, 5 से बढ़े ना कि घटे, ठीक है। इसमें क्या है, ईच कस्टमर बाय 5 आइटम ऑन एवरेज साइज। इसका फॉर्मूला हमेशा याद रखना, ठीक है। पहले तो ये इसका फॉर्मूला याद रखो। एवरेज बिल का फॉर्मूला क्या था, कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिल। ये एवरेज बिल का था कि टोटल सेल्स डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिल। जबकि एवरेज बास्केट साइज का फॉर्मूला क्या है, टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिल, ठीक है। टोटल क्वांटिटी डिवाइड बाय नंबर ऑफ बिल, याद रखना कितना, 5 आइटम पर बिल। हमारा टारगेट क्या रहेगा, 5 से इंक्रीज करना। अब बात करते हैं कन्वर्जन रेशियो। कन्वर्जन रेशियो क्या है, आपको मैं सिंपल भाषा में बोलूँ, कन्वर्जन रेशियो क्या है, मतलब कि सपोज एक घंटे में कितने कस्टमर आ रहे हैं, उसमें से एक्चुअल में कितने कस्टमर ने बाय किया है प्रोडक्ट, वो हो गया कन्वर्जन रेशियो। सपोज एक घंटे में 100 फुटफॉल आ रही है, मतलब कि 100 कस्टमर मतलब कि स्टोर में एंट्री ले रहे, तो क्या 100 कस्टमर क्या प्रोडक्ट परचेस करने वाले, नहीं। उसमें से कोई कस्टमर होगा वो सिर्फ घूमने आया है, कोई होगा कस्टमर जो अपनी फैमिली के साथ आया है, या तो कोई भी एक बिल बनाया है अपन उसके साथ 4 लोग और भी आए। तो एक्चुअली कन्वर्जन रेशियो क्या बताता है कि जितने कस्टमर आए हैं उसमें से कितने लोगों ने एक्चुअल में बिल बनाया है, इसका हमारा एक बेसिक सा कैलकुलेशन है, ठीक है। तो इसका नाम क्या है, कन्वर्जन रेशियो। तो हम इसका भी एक एग्जांपल लेंगे। तो इसका एग्जांपल क्या है, पहले तो बात करते हैं, द परसेंटेज ऑफ वॉक इन अ कस्टमर हु एक्चुअली बाय फ्रॉम द स्टोर। ये परसेंटेज क्या है कि कौन सा कस्टमर जो एक्चुअल में आया है स्टोर के अंदर, उसने बाय किया है परचेज। फॉर एग्जाम्पल, इफ 100 कस्टमर वॉक इन, तो व्हाट परसेंटेज एक्चुअल परचेज, मतलब कि 100 कस्टमर कोई स्टोर में एंट्री ली है, तो उसमें से कितने कस्टमर ने कितने कितने कस्टमरों ने एक्चुअल में वो अब क्या बिल बनाया है या तो प्रोडक्ट परचेस करी है। तो ये एक बेसिक सा कैलकुलेशन है। तो इसका कन्वर्जन रेशियो का फॉर्मूला क्या है, तो नंबर ऑफ बिल डिवाइड बाय टोटल वॉक इन, मतलब कि जो स्टोर के अंदर कितने कस्टमर्स आए या तो कितने विजिटर आए वो, और नंबर ऑफ बिल उसका डिवाइड करना है, और परसेंटेज निकालना है तो इंटू 100 करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, इंटू 100 करना पड़ेगा। तो एग्जाम्पल, टोटल विजिट, जैसे कि एग्जाम्पल है कि टोटल विजिटर कितने हैं, 500, ठीक है। हम इसको एग्जाम्पल मानते हैं कि एक घंटे में 500 कस्टमर स्टोर के अंदर आए। वो फुट बजे वो जब एंट्री करते हैं तो वहाँ पे एक मशीन होती है सिक्योरिटी के पास, वहाँ से जब भी कस्टमर एंट्री करता है तो मशीन में काउंट होता है कि कितने जन यहाँ से निकले। तो एक घंटे में सपोज 500 कस्टमर आए, ठीक है। और कस्टमर हु परचेज, मतलब कि जो टोटल बिल, मतलब कि एक घंटे में हमारे 150 बिल लगे, ठीक है। तब उसका फॉर्मूला क्या है, तो 150
डिवाइड बाय टोटल वॉक इन 500 इंटू 100, तो कितना परसेंटेज आया, कितना 30%, कितना आया 30%। तो इसका मतलब क्या हुआ कि जो 500 कस्टमर आए उसमें से सिर्फ 150 जन ने ही बिल बनाया है, बाकी के जो भी 350 लोग आए थे वो क्या थे, या तो कोई फैमिली के साथ आए थे, या तो जस्ट ऐसे ही सिर्फ स्टोर के अंदर घूमने आए थे, या तो अमुक कस्टमर ऐसे हो गए कि जो कुछ लेने आए थे बट वो उनको मिला नहीं है। तो क्या हुआ कि 100 में से सिर्फ 30 कस्टमर ही 100 में से सिर्फ 30 कस्टमर ने ही स्टोर में से परचेस किया है। ये मैं हवरली बता रहा हूँ, क्या है, 1 घंटे का बता रहा हूँ, क्या बता रहा हूँ, 1 घंटे का बता रहा हूँ। जब ऐसा पूरा क्या पूरा पूरे डे का भी आता है, पूरे डे का भी निकल सकता है, पर हम हवरली निकाल रहे हैं, जिससे क्या पता चलेगा क्या इवनिंग में ज़्यादा भीड़ थी, या मॉर्निंग में भीड़ का थी, या आफ्टरनून में था, कि नाइट के टाइम पे थी। मतलब कि इससे क्या पता चलता है, एक स्ट्रेटेजी पता चलता है कि कौन से टाइम पे पीक आवर, कौन सा पीक आवर टाइम है कि तभी कस्टमर ज़्यादा आते हैं, समझे। इसका इम्प्रूविंग कन्वर्जन क्या है, तो इंश्योर ऑल कस्टमर आर अटेंड टू प्रॉपरली। इनको इम्प्रूव करने का स्ट्रेटेजी क्या है कि हमको हर एक जो कस्टमर उसको अटेंड करना है, उनको कोई भी क्वेरी है प्रोडक्ट के बारे में, या तो कोई प्रोडक्ट उनको मिल नहीं रहा है तो उनको बताना है, हमारे स्टाफ को बताना है कि हर एक कस्टमर को अटेंड कीजिए, जिससे क्या है वो स्टोर में आए हैं तो कुछ ना कुछ खरीद कर जाए, जिससे क्या होगा अल्टीमेटली हमारा कन्वर्जन रेशियो बढ़ेगा, हमारा एवरेज बिल साइज बढ़ेगा, हमारा एवरेज बास्केट साइज भी बढ़ेगा। अगर ये एवरेज बिल साइज एंड एवरेज बास्केट साइज बढ़ता है तो अल्टीमेटली हमारा डीएसआर मतलब डेली सेल्स रिपोर्ट, जो बोलते हैं डेली का सेल्स बढ़ेगा, डेली का सेल्स बढ़ा तो क्या होगा, हमारा जो मार्जिन प्रॉफिट मार्जिन है वो बढ़ेगा, हमारा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा। तो अल्टीमेटली हमारा कंपनी का प्रॉफिट बढ़ेगा, हमारे स्टोर का प्रॉफिट बढ़ेगा, तो क्या होगा अल्टीमेटली हमारा एम्प्लॉय का भी क्या होगा, ग्रोथ होगा। तो ये जो रिटेल मैथ्स का जो लेक्चर ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है फॉर एवरीवन, ठीक है। तो इसको एक बार नहीं 2 बार जरूर देखना है, इसके सारे फॉर्मूलेज याद रखना कि क्या है, कैसे काम करता है। तो सो 30% ऑफ पीपल हु एंटर द स्टोर एक्चुअली ब्रॉट समथिंग, मतलब कि जो 100% जो कस्टमर एक्चुअल में एंटर हुए थे उसमें से सिर्फ 30% लोगों ने ही प्रोडक्ट परचेज किया है, बाकी 70% तो ऐसे ही आए थे, समझे। तो ये बात याद रखना, कौन सी, एवरेज बिल साइज, एवरेज बास्केट साइज यानी कन्वर्जन रेशियो, ये तीनों का फॉर्मूलेज भी याद रखना। अब आगे बात करते हैं अंडरस्टैंडिंग मार्जिन। अभी अंडरस्टैंडिंग मार्जिन क्या है, तो सबसे पहले अंडरस्टैंडिंग मार्जिन में आपको दो चीज़ें तो हमेशा याद रखनी है, एक कॉस्ट प्राइस यानी सेल प्राइस, इन दोनों का डिफरेंस ही हमको क्या करना है, मार्जिन आता है, ठीक है। तो सबसे पहले कॉस्ट प्राइस, तो व्हाट यू पे फॉर द कस्टमर, आप जो प्रोडक्ट परचेस कर रहे हो किससे, होलसेलर से या मैन्युफैक्चरर से, तो आपको एक प्रोडक्ट कितने में पड़ा है वो, फिर आप उसके अंदर अपना प्रॉफिट ऐड करके आप कस्टमर को कितने में सेल कर रहे हो उसका नाम है एसपी, एसपी मतलब कि सेलिंग प्राइस, ठीक है। तो इन दोनों का डिफरेंस ही क्या होता है, मार्जिन। तो सेल प्राइस डी माइनस कॉस्ट प्राइस मतलब कि क्या हुआ, आपका मार्जिन निकलेगा, मार्जिन मतलब कि प्रॉफिट, क्या, मार्जिन मतलब प्रॉफिट। सपोज आपने कोई एक प्रोडक्ट है, आपने 100 रुपीज़ में परचेज करे है, ठीक है, और आप उसको बेच रहे हो कितने रुपए में, कितने रुपए में, 150 रुपीज़ में। तो आपका प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ, आपका जो मार्जिन है वो कितना हुआ। तो इसमें फॉर्मूला है कि मार्जिन इज सेल्स प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। तो सेल प्राइस क्या थी हमारी, 150, क्या थी 150, उसमें से हमने क्या किया 100 रुपीज़ माइनस कर दिया, जो हमारी जो कॉस्ट प्राइस थी। तो एक्चुअल में हमारा जो प्राइस है वो कितना हो गया, अल्टीमेटली हमको 50 रुपीज़ का क्या हुआ, प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, कितने रुपए का हुआ प्रॉफिट, 50 रुपीज़ का। अब 50 रुपीज़ का प्रॉफिट तो हुआ है, अब उसका क्या करें हम, इसको परसेंटेज, प्रॉफिट मार्जिन कितना हुआ 50 रुपीज़, पर अब इसको बोले कि कितना परसेंट प्रॉफिट हुआ है, तो इसका भी एक फॉर्मूला है। तो सेलिंग प्राइस, सेलिंग प्राइस जैसे कि 150, मतलब कि प्रॉफिट कितना हुआ, 50 रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, ठीक है। नीचे इसके पे नीचे आएगा कॉस्ट प्राइस, कॉस्ट प्राइस कितना था 100 रुपीज़, और परसेंटेज कितना परसेंट हुआ, तो 100 गया, तो हमने को कितना रुपीज़ का प्रॉफिट हुआ, 50 रुपीज़, तो 50 रुपीज़ और 50% भी प्रॉफिट हुआ, कितना हुआ 50%, हमको 50% भी प्रॉफिट हुआ, कितना, तो एक प्रोडक्ट पर हमको 50% का प्रॉफिट हुआ। ये प्रॉफिट का मतलब कि प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का क्या है, फॉर्मूला है। फॉर्मूला याद रखना, प्रॉफिट डिवाइड बाय कॉस्ट प्राइस इनटू 100, ठीक है। ये फॉर्मूला है प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का।
और प्रॉफिट निकालने का फॉर्मूला कौन सा है, ये सेल प्राइस माइनस कॉस्ट प्राइस। मालूम पड़ा? ये फॉर्मूला किसका है, प्रॉफिट परसेंटेज निकालने का, और ये है प्रॉफिट मार्जिन निकालने का, कि मार्जिन कैसे कैलकुलेशन किया जाता है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। द इम्पैक्ट ऑफ डिस्काउंट ऑन मार्जिन। अब जो मार्जिन है हमारा, जो अब उसके ऊपर हम जब किसी प्रोडक्ट का जो हमारा इतना प्रॉफिट मार्जिन, अब उसके ऊपर भी हम जब डिस्काउंट देते हैं तो उसका प्रोडक्ट पे हमारे प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट गिरता है, तो वो बता दें। तो सबसे पहले ये ट्रेड ऑफ सिस्टम की बात करते हैं। किसकी? ट्रेड ऑफ सिस्टम की। इसमें क्या होता है, व्हेन अ रिटेल स्टोर ऑफर अ डिस्काउंट अथवा और स्पेशल ऑफर ऑन अ प्रोडक्ट। जब कोई रिटेलर है, जब कोई प्रोडक्ट पर डिस्काउंट या तो कोई स्पेशल डिस्काउंट देता है, तो क्या होता है मालूम है, अपना मार्जिन गेट रिड्यूस। अपना जो मार्जिन है ना, मार्जिन वो तो रिड्यूस हो जाता है, बट ईच इंडिविजुअल सेल्स इंक्रीज। हमारा जो सेल्स है ना वो इंक्रीज हो जाता है। ईच इंडिविजुअल सेल जो मार्जिन गेट रिड्यूस ऑन ईच इंडिविजुअल सेल, जो हमारा जो प्रोडक्ट पर जो मार्जिन था ना वो ऑटोमेटिकली रिड्यूस हो जाता है। सपोज अभी हमने बात करती कि 50 रुपीज़ का मार्जिन था, हमने क्या किया कि 20 रुपीज़ डिस्काउंट दे दिया, तो हमको वो प्रोडक्ट कितने में गिरी, 50 के बदले 30 रुपया। हमारे मतलब कि हमारा प्रॉफिट कितना हो गया, 30 रुपये। तो अल्टीमेटली हमारा प्रॉफिट मार्जिन 50 से कितना हो गया, 30 रुपीज़ हो गया। तो 20 रुपीज़ का क्या हो गया, हमारा डिस्काउंट दे दिया, तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, प्रॉफिट मार्जिन कम हो गया। बट इसका एक फ़ायदा भी, इसका एक बेनिफिट भी होता है। हाउएवर द ओवरऑल अर्निंग आर इंक्रीज। बट जो हमारा ओवरऑल जो अर्निंग है ना वो इंक्रीज हो जाएगा। कैसे, वो मैं बताता हूँ। ड्यू टू द हायर वॉल्यूम ऑफ सेल्स। जो हम पहले क्या था, 50 रुपीज़ का मार्जिन था, तभी हमारी 100 प्रोडक्ट ही है ना सेल होती थी पर डे। बट हम जैसे ही हमने 20% का डिस्काउंट या 20 रुपीज़ ऑफ किया, तो हमारा जो 100 रुपीज़ जो 100 प्रोडक्ट था वो इंक्रीज होकर कितना हो गया, 250 प्रोडक्ट हो गया। तो अल्टीमेटली हमारा ओवरऑल वैल्यू कितना हो गया, हमारा ओवरऑल सेल बढ़ गया। इससे क्या होता है, द डिस्काउंट एंड प्रमोशनल ऑफर। इससे क्या होता है, अल्टीमेटली हमारा सेल इंक्रीज होता है। सपोज हम 50 सपोज हम पहले 50 रुपीज़ अर्निंग करते थे पर प्रोडक्ट पर, तो पर प्रोडक्ट पर डे हम 100 प्रोडक्ट बेचते थे, तो हमको पर डे कितना प्रॉफिट मिलता था, 5000 रुपीज़ का। कितना, 5000 का। पर अल्टीमेटली हमारा वो प्रोडक्ट कितना हो गया, हमने उसको रेड्यूस कर दिया, 20% ऑफ कर दिया, 20 रुपीज़ ऑफ कर दिया। ठीक है, अब वो प्रोडक्ट पे हमारा प्रॉफिट कितना रहेगा, 30। अब वो हम पहले कितने में बेचते थे, 100 पर डे हम 100 प्रोडक्ट बेचते थे। बट अब हम वो प्रोडक्ट 20 रुपये ऑफ करने के बाद हम वो प्रोडक्ट कितनी बेच रहे हैं, 200 बेच रहे हैं। सपोज कि हम अब वो प्रोडक्ट पर डे 200 बिका रही है, या पर 100 कितनी बिका रही है, 200। तो पर डे कितनी बिका रही है, 200। तब अल्टीमेटली इसका कैलकुलेशन करो तो कितना आता है, 6000। कितना आ रहा है, 6000। तो अल्टीमेटली देखा जाए तो क्या हो गया, जो हायर वॉल्यूम, अल्टीमेटली क्या हो गया, जो हायर सेल्स वॉल्यूम इंक्रीज, क्या हो गया, इंक्रीज हो गया। जो पूरा सेल है ना वो इंक्रीज हो गया। कहाँ से, देख पहले हम 50 रुपीज़ प्रॉफिट था, पहले 50 रुपीज़ प्रॉफिट था पर प्रोडक्ट पर, तो कितना होता था, 5000 का सेल होता था। बट हमने 30 रुपीज़ पर प्रोडक्ट प्रॉफिट रखा, तो अब सेल कितना हो रहा है, 6000 का। तो अल्टीमेटली हमारा क्या हो गया, 1000 का क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। क्या हो गया, बेनिफिट हो गया। क्या हो गया, 1000 रुपीज़ का बेनिफिट हो गया अल्टीमेटली। आप आई होप आप समझ रहे होगे कि मैं क्या कहना चाह रहा हूँ। तो ये है डिस्काउंट का, ये है डिस्काउंट का कंसेप्ट, कि जब हम किसी भी चीज़ पर डिस्काउंट देते हैं तो हमारा जो प्रॉफिट मार्जिन है वो तो डेफिनेटली लो होता ही है, बट हमारे जो ओवरऑल जो सेल वॉल्यूम है ना वो ऑटोमेटिकली इंक्रीज हो जाती है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं। अब हम बात करते हैं मेजरिंग ग्रोथ। अब जो ग्रोथ है, ग्रोथ को कैसे मेजर किया जाता है। तो ग्रोथ ऑफ अ पर्टिकुलर रिटेल स्टोर इज अ मेजर बाय कंपेयरिंग इट सेल फ्रॉम द प्रीवियस ईयर। इससे जो प्रीवियस ईयर होता है उसके सेल से हमको कंपेयर की जाती है। जो करंट का जो ईयर है उसको हम प्रीवियस ईयर के जो सेल है उसके साथ हमको क्या करते हैं, कंपेयर करते हैं, जिससे हमको मालूम पड़ती है कि हमारी ग्रोथ कितनी परसेंट हुई है, या तो कितना परसेंट हमको, या तो हमारा कितना परसेंट ग्रोथ हुआ है। ठीक है, तो सपोज यहाँ पे अप्रैल 2016 की बात करिए, जो हमारा प्रीवियस ईयर है, क्या है प्रीवियस ईयर, उसको हम क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे करंट ईयर कौन सा है, 2017 का। ठीक है, सपोज 2017 में हमारा प्रॉफिट 10 लाख रुपीज़ हुआ है। ठीक है, 2017 में हमारा जो प्रॉफिट है वो 10 लाख रुपीज़ का हुआ है, और 2016 में हमारा 8 लाख का प्रॉफिट हुआ है। कितना हुआ है, 8 लाख का। तो क्या हुआ, 2 लाख का क्या हुआ हमारा, 2 लाख का क्या हुआ, गेन हुआ इस साल। कितना हुआ, 2 लाख का इस साल प्रॉफिट गेन हुआ। इसके भी बहुत सारे जो इम्पैक्ट है वो भी हो सकते हैं इसमें, जैसे कि 2016 में
और 2017 में इसमें अमुक से सिनारियोज है, अमुक से जो फैक्टर्स है वो भी देखे जाते हैं कि कौन से फैक्टर की वजह से हमारा ग्रोथ हुआ, या तो ऐसा भी मे बी पॉसिबल, ऐसा भी हो सकता है कि 2017 की सेल डाउन हो सकती है। इसका मतलब ये नहीं कि सेल डाउन हुआ है तो स्टोर का ग्रोथ कम हो गया, नहीं। अमुक ऐसे इकोनॉमिक सिचुएशन भी आ सकती है, या तो नेचुरल डिजास्टर भी हो सकते हैं कि जिसकी वजह से ऑटोमेटिक सेल भी रिड्यूस हो सकती है। तो हम आगे बात करते हैं उसकी। जैसे कि हो गया इन्फ्लेशन। जैसे कि 2016 में इन्फ्लेशन नहीं था इतना ज़्यादा, ठीक है? 2016 में इन्फ्लेशन ज़्यादा नहीं था, और अचानक 2017 में इन्फ्लेशन, भाव ज़्यादा हो गया हर प्रोडक्ट का, तो ऑटोमेटिकली सेल कम हो गई। पब्लिक ने क्या की कि भाव की वजह से क्या मतलब कि हर एक की प्राइस ज़्यादा बढ़ गई, तो क्या हुआ, कस्टमर ने डिमांड करना कम कर दिया, जिससे ऑटोमेटिक सेल कम हो गई। तो ये इसमें कोई स्टोर की इसमें कोई गलती नहीं है। ये क्या है, इकोनॉमिक सिचुएशन ऐसी आ गई कि हर चीज़ का प्राइस बढ़ गया, ठीक है? सेकंड है मैन पावर इंक्रीज़। अब ये अपनी ज़्यादा है, ये अपनी गलती भी हो सकती है, नहीं भी हो सकती। जैसे कि हमने हद से ज़्यादा, हमको जितने रिक्वायर स्टाफ थे, उससे ज़्यादा हमने स्टाफ को स्टोर में रख लिया, ठीक है? तो इससे क्या हुआ, हमको ज़्यादा स्टोर को हमको जो ज़्यादा के जो एम्प्लॉय हुए या तो ज़्यादा के जो स्टाफ है, उनको हम एक्स्ट्रा ट्रेनिंग दे रहे हैं, तो ट्रेनिंग के पीछे जो हमारे एक्सपेंसेस हो रहे हैं, इवन हम स्टोर में जो जो एम्प्लॉय काम करे, उनको सैलरीज़ दे रहे हैं, वेजेस दे रहे हैं। तो इसकी वजह से क्या है, अल्टीमेटली स्टोर का एक्सपेंसेस बढ़ गया। तो एक्सपेंसेस बढ़ गया तो क्या है, जो प्रॉफिट है उसमें से एक्सपेंसेस को माइनस करना पड़ेगा, जो रेवेन्यू है उसमें से क्या होगा, जो एक्सपेंसेस है इसको माइनस करना पड़ा, तो अल्टीमेटली क्या होगा, हमारा जो प्रॉफिट है वो भी डाउन हो गया। बट प्रॉफिट अपन पॉजिटिव वे में देखें, हमारा अगर हमारा जो सेल्स है वो डे बाय डे गेन हो रहा है, बढ़ रहा है, तो हमको ज़्यादा से ज़्यादा मैन पावर की रिक्वायरमेंट रहेगी। अगर सेल बढ़ रहा है और मैन पावर की आप मैन पावर ज़्यादा हायर कर रहे हो, तो इज़ अ बेनिफिट, तो ये आपको बेनिफिट मिलेगा। बट आपका सेल उतना ही हो, ठीक है, जितना अगले साल था, और आप मैन पावर को बढ़ा रहे हो, तो ये आपके लिए क्या है, लॉस है। कंपनी का प्रॉफिट क्या होगा, ऑटोमेटिक कम हो जाएगा। सेकंड थर्ड फोर्थ नंबर है एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट। देखो, जब कोई भी स्टार्टअप होता है, या तो कोई भी कंपनी जब नई स्टार्टिंग में खुलती है, तो उसको एडवर्टाइजमेंट के लिए ऊपर ज़्यादा से ज़्यादा एक्सपेंसेस करना पड़ता है। क्यों? क्योंकि अभी वो मार्केट में अभी अभी फिलहाल उतरी है, तो उसको क्या बहुत सारे कैंपेन होते हैं, प्रमोशंस कोड होते हैं, एडवर्टाइजमेंट होती है, ये सब करनी पड़ती है। तो स्टार्टिंग के ईयरों में क्या, ये स्टार्टिंग के जो साल होते हैं, जो ईयर्स होते हैं, उसमें ज़्यादा से ज़्यादा एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट होती है। क्यों? क्योंकि उसको मार्केट में अपनी पकड़ जमानी है। हर एक जो कस्टमर है, हर एक पब्लिक है, उनको मालूम पड़ना चाहिए कि हाँ, ये स्टोर यहाँ पर ओपन हो रहा है, यहाँ पे हैवी डिस्काउंट है। तो ये कैसे पता चलेगा? न्यूज़ में अप्लाई, न्यूज़ में हम क्या बोलते हैं, न्यूज़ में हम छपवाएँगे, बड़े-बड़े होल्डिंग्स लगवाएँगे। तो ये सारे के पीछे क्या, ये सब चीज़ों के पीछे एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट होती है। बट जैसे-जैसे हम मार्केट में फिक्स हो जाते हैं, कस्टमर हमको जानने लगता है, तो वैसे-वैसे क्या होता है, एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट है ना, ऑटोमेटिक कम होती जाती है। बट स्टार्टिंग के फेज़ में एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट हर एक कंपनी का, हर एक स्टोर का बढ़ता होता ही है ज़्यादा। फिर जैसे-जैसे साल बीतते जाते हैं, वैसे स्टोर जो एडवर्टाइज़मेंट कॉस्ट है वो कम होते जाता है। ठीक है? अब होते हैं एक्सटर्नल फैक्टर। एक्सटर्नल फैक्टर्स में बात करें तो मार्केट कंडीशन एंड कंपटीशन। इसमें मार्केट के अमुक बार कंडीशन आ जाते हैं, जैसे कि गवर्नमेंट ने कोई अमुक ऐसे रूल्स रेगुलेशन निकाल दिए जो मार्केट को इफेक्ट करते हो। इवन अप अपने कॉम्पिटिटर्स आ जावे। सपोज आपका कोई स्टोर है ना, आपके कोई आसपास ही कोई 500 मीटर में, 200 मीटर में एक और नया स्टोर खुल जावे, ठीक है? तो आपका कॉम्पिटिटर आ गया, आपको डायरेक्ट कोई कॉम्पिटिशन में आ गया। तो जैसे क्या होगा, आपके पास 100 कस्टमर आते थे, बट अब 200 मीटर में एक और नया स्टोर ओपन हो गया है, कोई दूसरी कंपनी का, ठीक है? तो अब आधी पब्लिक वहाँ पर जाने लगी, या उनके पास वहाँ पे प्रोडक्ट, यहाँ पे सर्विस अच्छी दे रही है, तो आधी से ज़्यादा पब्लिक वहाँ जाने लगी। तो अल्टीमेटली क्या होगा, ये एक एक्सटर्नल फैक्टर की वजह से क्या होगा, आपका स्टोर में फुटफॉल कम आने लगेगा, आपका प्रॉफिट मार्जिन कम हो जाएगा, आपकी प्रोडक्ट बिकनी से कम हो जाएगी। तो ये सारे फैक्टर्स हैं जो जो ग्रोथ के लिए जे से क्या होता है, ये ग्रोथ को, अपनी स्टोर का जो ग्रोथ होता है उसको अटका देते हैं। ठीक है? ये ग्रोथ को क्या करता है, रोक देते हैं। ये 4 फैक्टर्स को याद रखना। एक इन्फ्लेशन है, मैन पावर इंक्रीज़ है, एडवर्टाइजमेंट कॉस्ट है, और एक्सटर्नल फैक्टर्स है। ये 4 फैक्टर ऐसे हैं जो आपके स्टोर के ग्रोथ को, आपकी कंपनी की ग्रोथ को क्या करता है, बैरियर की तरह काम करता है। ग्रोथ के बैरियर के लिए तरह काम करता है। इसमें से ये जो 2 फैक्टर्स है वो आपकी कंपनी के साथ रिलेटेड है। ये तीसरा फैक्टर तो ऑटोमेटिक है, और जो इन्फ्लेशन है वो इकोनॉमिकली है। मतलब कि ये नेचुरल प्रोसेस है कि कभी कुछ भी डिज़ास्टर हो गया, तो ऑटोमेटिक भाव इंक्रीज़ हो गए, किसी के प्राइस इंक्रीज़ हो गया, या तो किसी कोई नेशनल वॉर हो गई, या तो कोई स्टेट के अंदर कुछ कॉन्फ्लिक्ट क्रिएट हो गया, जिसकी वजह से भी प्रोडक्ट या सप्लाई चेन में क्या हो गया, डिफ़ॉल्ट ही हो गया। मतलब कि कोई ऐसा सप्लाई चेन में क्या हो गया, कुछ खामी हो गई, तो जिसकी वजह से भी इन्फ्लेशन बढ़ सकता है। आगे बढ़ते हैं। अब की टेक अवे। अब इसमें कौन-कौन सी चीज़ें ध्यान में रखने जैसी है।
तो मॉनिटर डेली, जो अपने ने डीएसआर पढ़ा था, क्या डीएसआर, डीएसआर का फुल फॉर्म क्या है पता है ना, डेली सेल्स रिपोर्ट, क्या डेली सेल्स रिपोर्ट। तो अपडेट सेल्स रिपोर्ट एवरी डे टू ट्रैक परफॉर्मेंस, क्या जो डेली सेल्स रिपोर्ट क्या करता है, हमारा जो डेली का जो सेल्स रिपोर्ट, जो डेली कितना सेल हो रहा है, और इसको हम इसको भी कंपेयर कर सकते हैं, जैसे कि आज का संडे है कितना सेल हुआ, और अब प्रीवियस जो इसके पहले वाला संडे गया वो कितना सेल हुआ। तो ये बोले कि इस साल ये वाले संडे को क्यों कम हुआ, वो वाले प्रीवियस संडे में क्यों ज़्यादा हुआ, तो ये सब के मॉनिटर किया जा सकता है। तो हम क्या डीएसआर से डेली सेल्स मॉनिटर कर सकते हैं कि कौन से ऐसे फैक्टर्स आ गए या कौन सा रीज़न था कि जिस वजह से इस संडे को हमारा सेल नहीं हुआ ज़्यादा, तो कौन सी कैटेगरी में कौन सा सेल ज़्यादा हो रहा है, कौन सा कम हो रहा है। अगर कोई ब्रांड है या तो कोई कैटेगरी है जो डीएसआर से हमको पता चला कि हाँ ये प्रोडक्ट है इस स्टोर में कम बिक रही है, तो हम क्या करेंगे, उसका जो प्लेस है हम ट्राई करेंगे कि उसका प्लेस चेंज करें। बाय चांस वो ऐसा भी हो सकता है कि कस्टमर की नज़र में वो प्रोडक्ट नहीं आ रही हो, वो सेल्फ बहुत पीछे हो, तो हम क्या करेंगे, वो सेल्फ को ऐसी जगह शिफ्ट करेंगे कि जो कस्टमर की आई कैचिंग में आ सके। फिर ये सब टेक है कि जिससे क्या कर सकते हैं, हम हमारा डीएसआर है कि कोई प्रोडक्ट का जो डीएसआर कम है, हम उसको क्या कर सकते हैं, बढ़ा सकते हैं। फिर फोकस ऑन मैट्रिक्स, फोकस मैट्रिक्स मतलब कि कौन सा है, हम एवरेज बिल है, क्या है, एवरेज बिल साइज़ है, एवरेज बास्केट साइज़ है, और एक कन्वर्जन रेशियो है, ठीक है। हम ये तीनों पर फोकस करेंगे, और ये तीनों अल्टीमेटली क्या है मालूम है, जब हाई फुटफॉल होगा, जब आपका स्टोर में हाई फुटफॉल होगा तभी ये सब पॉसिबल है। और हाई फुटफॉल कब होगा, जब आपका स्टोर एक सही लोकेशन पे होगा। किस पे होगा, आपका एक स्टोर है वो एक सही लोकेशन पे होगा, एक प्रॉपर प्लेस पे होगा, तभी जाके हाई फुटफॉल हो सकता है, उसके अलावा तो नहीं हो सकता। फिर बैलेंस मार्जिन एंड वॉल्यूम, ये मार्जिन एंड वॉल्यूम जिसमें मार्जिन कितना रहेगा इसके साथ ही रिलेटेड है, क्या डिस्काउंट, क्या रिलेटेड है, डिस्काउंट्स भी उसके साथ ही रिलेटेड है कि अगर मार्जिन, अगर डिस्काउंट आप देते हो तो मार्जिन कम हो जाएगा, अपन ओवरऑल आपका वॉल्यूम है वो इंक्रीज हो जाएगा। फिर सेट क्लियर टारगेट, आपको हमेशा जो टारगेट है वो हमेशा क्लियर रखना है, आपका प्लान ग्रोथ कि हाँ मुझे 2 साल में कंपनी को इतना तक पहुंचना है, इतना रेवेन्यू जनरेट होना चाहिए पर ईयर, मुझे इतना का रेवेन्यू तो होना ही चाहिए। अगर वो रेवेन्यू, इसको क्या है क्वार्टरली, हम डीएसआर के हेल्प से हम क्वार्टरली भी इसको क्या मेजर करेंगे कि हाँ 3 मंथ में हमारा इतना सेल हुआ है, तो हम अब कौन से ऐसे ट्रिक यूज़ करें, कौन सा एडवर्टाइजमेंट करें, कौन सा ऐसा कैंपेन चलाए कि नेक्स्ट के 3 मंथ में हमारी सेल इसके कंपेयर में और ज़्यादा बढ़े। तो ऐसे बहुत सारे हैं जिसके लिए मार्केटिंग स्ट्रेटेजी है, जिसमें अलग से एक मार्केटिंग डिपार्टमेंट होता है जो ये सब काम करता है, जो अपने हेल्प करता है अपने डीएसआर को बढ़ाने में, अल्टीमेटली अपने स्टोर के जो प्रोडक्ट है सर्विस को सेल करने में क्या करता है, हेल्प करता है। तो बस आज का टॉपिक यही था। तो आज हमने क्या क्या सीखा, ये रिटेल मैथ्स चैप्टर इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एवरीवन। तो क्यों, कि जो भी रिटेल के साथ जुड़ा हुआ है उसको इतनी चीज़ें तो खबर होनी, इतनी चीज़ें तो पता होनी चाहिए। कौन सी डीएसआर, वो तो मोस्टली हर किसी को पता होता है। एवरेज बिल साइज, एवरेज बिल साइज मतलब कि एक बिल के अंदर एक बिल की अमाउंट कितनी है। हमने जैसे देखा था कि एक बिल की अमाउंट 1000 है, हमारा टारगेट रहेगा कि 1000 से ज़्यादा रहे। फिर एक था एवरेज बास्केट साइज, मतलब कि एक बिल के अंदर कितनी प्रोडक्टें सेल हो रही है। हमने एक एग्जांपल देखा था कि 5 प्रोडक्ट एक बिल में जा रही है, हमारा टारगेट रहेगा कि 5 से ज़्यादा प्रोडक्ट सेल हो। फिर एक देखा था कन्वर्जन रेशियो, मतलब कि 100 में 500 कस्टमर जैसे कि 100 कस्टमर स्टोर के अंदर विजिट कर रहे हैं, उसमें से सिर्फ 30% मतलब कि 30 लोगों ने ही बिल बनाया। तो हमारा इसमें भी टारगेट क्या रहेगा कि 100 कस्टमर एंटर तो कर रहे हैं पर उसमें से एटलीस्ट 30 से ऊपर जितने का आ रहा है उससे ज़्यादा का क्या हो, कस्टमर बिल बनाने, कस्टमर ज़्यादा से ज़्यादा बिल बना के जाए। ठीक है। फिर चौथा देखा था मार्जिन, मार्जिन के साथ ही डिस्काउंट देखा, डिस्काउंट से ज़्यादा प्रॉफिट भी देखा, और प्रॉफिट के साथ प्रॉफिट परसेंटेज कैसे निकालना है वो भी सीखा। ठीक है। अगर कुछ भी क्वेरी लगती है तो वीडियो को थोड़ा रिवाइंड करना और वापस से देखना, ठीक है, तो आपको मालूम पड़ेगा। और ये सारे की फैक्टर्स मतलब कि जस्ट रिमाइंडर के लिए कि डीएसआर क्या है, हाई फुटफॉल क्या है, एवरेज बिल साइज क्या है, एवरेज बास्केट साइज क्या है, मार्जिन, वॉल्यूम, एवरीथिंग। आज मैंने सब कुछ पढ़ा दिया रिटेल मैथ्स के रिगार्डिंग। हाँ, खाली 2 चैप्टर को बाकी रखा है। तो 2 कंसेप्ट है, एक प्रॉफिट एंड लॉस है और दूसरा है पार्टनरशिप। मतलब कि जब आप किसी को बिजनेस में पार्टनरशिप, मतलब कि पार्टनरशिप में बिजनेस या तो कोई भी स्टार्टअप ओपन करते हो, या तो जब आप कोई भी बिजनेस को सेटअप करते हो तो उसमें हर एक प्रोडक्ट पे प्रॉफिट कितना है, प्रॉफिट मार्जिन कितना है, एमआरपी क्या है, कॉस्ट प्राइस क्या है, कैसे फाइंड आउट करना, कितने प्रोडक्ट पे कितना मार्जिन रखना। तो वो क्या 2 टॉपिक इतने लेंदी है कि सिर्फ एक टॉपिक को समझाते हैं मुझे 3 से 4 घंटे जाएंगे। तो ऐसे 2 टॉपिक है, तो इसको क्या हम अलग से वीडियो में कवर करेंगे। तो बस आज के लिए इतना ही था। आई होप ये वीडियो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल रहेगा। अब मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब के लिए जय हिंद, जय भारत।